Good morning, students. In this part of the alcohol and phenols, we will discuss about the different reactions of the phenol. The reaction of the phenol is just like that of the alcohols, but there are slight difference due to the presence of the benzene ring. तो रिएक्शन ऑफ द फिनोल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अल्कोहल की रिएक्शंस में भी, पहले हमने वो रिएक्शन देखी थी अल्कोहल्स की जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता हो। तो वो कौन सी रिएक्शन थी बताएं आप। जैसे एसिडिक नेचर का पता लगाना, तो फिनोल भी एसिडिक होता है, तो इसकी भी वही रिएक्शन हम देखेंगे। तो देखो, आप पहली रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि जो फिनोल है, इस फिनोल के अंदर देखो जो O और H है, तो O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा और H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव ये लॉस कर देगा और ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिनोल इज एसिडिक की नेचर। लेकिन केमिकल टेस्ट के द्वारा हम कैसे पता लगाएं कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है? तो हम क्या करेंगे, फिनोल के अंदर बोलो हम क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे जैसे अल्कोहल में हमने किया था यूज, सोडियम। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, 11 एटॉमिक नंबर है, एंड एवरी एलिमेंट वांट टू गेट स्टेबलाइज लाइक द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो इसने लॉस किया और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और फिर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। कैसे हुई हाइड्रोजन गैस इवोल्व? क्योंकि जो फिनोल है इसने अपने एसिडिक नेचर से H पॉजिटिव आयन लूज किया, तो जो H पॉजिटिव था उसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H बन गया, HH मिलके क्या बन गया बोलो, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप फिनोल ले लें और फिनोल के अंदर आप थोड़ा सा स्मॉल पीस सोडियम का डाल दें और फिर आप देखें टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स स्टार्ट हो गए हैं, तो बबल्स जो निकल रहे हैं, जो इवोल्यूशन ऑफ जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस की वजह से वो बबल्स आपके लिबरेट होते हैं, एफरवेसेंसेस आ जाते हैं। तो एफरवेसेंसेस का आना, बबल्स का आना, बुलबुलों का निकलना उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जिसमें आपने फिनोल डाल रखा था, सोडियम डालने के बाद वो ये शो करता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट सिर्फ तभी हो सकती है अगर H पॉजिटिव आयन फिनोल ने लूज किया हो। तो इसने एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया। तो O नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव इसके साथ लग गया, तो क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। इसके साथ हम NaH यूज कर सकते हैं। NaH यूज करते तो क्या होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या लॉस होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर बन जाता। लेकिन हम ये देख नहीं सकते, वाटर तो देखो लिक्विड फॉर्म में, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हम बड़ी आराम से टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। तो इसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ फिनोल के अंदर, तो एसिडिक नेचर का भी हमें पता चला। तो हाउ विल यू डिटेक्ट द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनोल? बाय एडिंग ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम in a test tube having the phenol. The evolution of hydrogen gas detect about the presence of the H, acidic nature of the H in the phenol. अब जैसे कि हमने पहले बताया था, ये सोडियम फिनोक्साइड देखो बन चुका है यहाँ पे। आगे हमें एनिसोल बनाना है, मींस मिथोक्सी बेंजीन बनाना है हमें। तो कैसे बनाए, ये विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं आप। तो उसमें बोलो क्या तरीका था, हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको ये बताया था कि जो O है इसके साथ तो बल्कि ग्रुप रहेगा। देखो ये बल्कि ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो ये जो आपका पोर्शन है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलो हम क्या लगा दें, O के साथ तो Na यानी NaCl डाल के हम रिएक्टेंटों का पता लगा सकते हैं। तो O की साइड में तो Na तो देखो पहले से आ चुका है यहाँ पे, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और इधर Cl। तो बोलो दूसरा रिएक्टेंट कौन होगा जिससे आप सोडियम फिनोक्साइड को एनिसोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो होगा CH3Cl या CH3Br या CH3I। तो ये विलियमसन सिंथेसिस हो गई। देखो CH3Cl हमने डाला सोडियम फिनोक्साइड में और इस टाइप से एनिसोल क्रिएट हो गया। तो फिनोल को देखो आपने किस में कन्वर्ट किया, एनिसोल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू एनिसोल, या व्हाट विल हैपन when phenol react with Na followed by the reaction with the CH3Cl। नेक्स्ट देखें आप एल्केन कैसे बना सकते हैं। आप खुद सोचें, ये एल्केन बनाना है और इस एल्केन के अंदर आपको R भी दिख रहा है, और ये H कौन सा, जो एसिडिक नेचर वाला है, जो H है यहाँ पे फिनोल वाला है H, तो यहाँ से तो R कहाँ से आए? तो आप फिर सोचे, एल्कोहल में आपने पढ़ा था, जो आपने एल्कोहल को एल्केन में बदला था, इसी टाइप से जीयर विटनोव्स रिएक्शन थी वो, आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल सही, आपको याद आया होगा कि इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे। देखो RMGX, तो R तो नेगेटिव होता है, स्लाइट नेगेटिव, और MgX के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। तो जो R नेगेटिव है वो किसके साथ अटैच होगा, जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन आएगा यहाँ से, H पॉजिटिव। तो R नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके देखो एल्केन बन गए।
और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये MgX पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने एल्केन भी आपके प्रिपेयर कर लिए, यानी फिनोल को आपने एल्केन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखें आप स्कॉटन बोमान रिएक्शन। इसमें क्या होगा, हमने पहले भी अल्कोहल में बताया था कि अल्कोहल के अंदर जब आप एसिड हैलाइड की रिएक्शन करते थे, ये है बेंज ऑयल क्लोराइड, क्योंकि ऑयल क्लोराइड इसकी आईपैक नेमिंग के अंदर यूज करते हैं, मीडियम बेसिक पिरिडीन यूज करते हैं। तो O नेगेटिव H पॉजिटिव किसको लेके जाएगा यहाँ से, Cl, देखो HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो O का नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा, देखो रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जब पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं, तो पुराने बॉन्ड कौन से टूटे हैं, ओल्ड बॉन्ड। एक तो C और Cl के बीच तो कार्बन के एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, क्योंकि HCl निकल जाएगा। तो जिनके बॉन्ड टूटे हैं वो आपस में अपना नया बॉन्ड बना लेंगे। तो O का बॉन्ड किसके साथ बनेगा यहाँ पे, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ। तो ये बन गया आपका फिनाइल बेंजोएट। क्या बन गया आपका, फिनाइल बेंजोएट आपका प्रोडक्ट, और रिएक्शन कहलाई स्कॉटन बोमान रिएक्शन। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे स्कॉटन बोमान रिएक्शन का। अभी अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी कि फिनोल के अंदर जब हम क्या डालते हैं, बेंजोइल क्लोराइड इन बेसिक मीडियम पिरिडिन लिया हमने, और आपके फिनाइल बेंजोएट बन जाता है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखो, ये हमने फिनोल लिया, ये पिरिडिन एज ए बेस, जो बेस, अपने बेस किसको कहते हैं, विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एसिडिक H एटम। एसिडिक H कौन है यहाँ पे, जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकता है फिनोल में, क्योंकि फिनोल का नेचर एसिडिक है। तो ये H है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो ये एसिडिक फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को। देखो तो O के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फिनोक्साइड आयन बन गया। अब बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन चलेगी तो क्या होगा, अब जो एक कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ। देखो यहाँ पे ये मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो फिनोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे, ये देगा इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज था, इस कार्बन के ऊपर था स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे देखो। और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा मूव करके और आखिर में निकलना कौन होता है यहाँ से, Cl नेगेटिव। तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया फिनाइल बेंजोएट। तो ये था मैकेनिज्म स्कॉटन बोमान रिएक्शन का। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसी रिएक्शन फिनोल की जिसके अंदर COH बॉन्ड क्लीवेज हो। देखो ये, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो क्लीवेज होना कोई इजी नहीं है, क्योंकि जो OH बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है OH का लॉस होना, OH नेगेटिव आयन का लॉस होना न्यूक्लियोफाइल का, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करे। लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो बेंजीन के ऊपर तो कोई न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से वो रिएक्शन आराम से नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी जो ये रिएक्शन है, ये जो क्लीवेज वाली रिएक्शन है COH बॉन्ड क्लीवेज, ये आखिर कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर एक्स्ट्रा प्रेशर भी चाहिएगा उस रिएक्शन को चलाने के लिए। पहले तो हम एक बेसिक रिएक्शन देखते हैं कि अगर हमें क्या करनी पड़ जाए, हाइड्रोजिनेशन। देखो तो डबल बॉन्ड टूट जाए और H लग जाए, तो ये सिंपल रिएक्शन थी, ये हमने यहीं पे लिख दी साथ के साथ। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी रिएक्शंस। अब देखो हमें OH को हटाना ही हो तो हम कैसे हटाएं, OH को हटाना हो बताओ कैसे हटाएंगे। अगर आपके अल्कोहल्स में आपने देखा था कि OH ग्रुप जब लगा होता था, अल्कोहल कौन होते थे, जिसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच होता था जो बेंजीन का कार्बन ना हो, तो अल्कोहल्स होते हैं। वहां पे OH ग्रुप को हटा के H लगाना हो, मतलब एल्केन बनाना हो, तो आप क्या डालते थे, HI में रेड फास्फोरस। यहाँ पे क्या डालते, जिंक डस्ट डाल दें तो ZNO आपका साइड प्रोडक्ट बन जाता है, और ये बेंजीन रिंग बन गया। तो OH ग्रुप हटा और क्या लगा बोलो यहाँ पे H।
अब बेंजीन की कौन कौन सी बेंजीन की 5 बेसिक मेन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की 5, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और 3 रिएक्शन वो जिसमें लेविस एसिड यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी वो, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लग जाए तो इसमें क्या डालेंगे हम, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 ओब्लिक में SO3, इसे ओलियम भी कहते हैं क्योंकि कंप्लीट फार्मूला बन जाता है H2S2 हो गए S2O7, तो ये फार्मूला ओलियम का भी होता है, इसे ओलियम भी बोलते हैं। इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्यूम्स निकलते रहते हैं SO3 के, और जो SO3 है यही यहाँ पे एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है जो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड? तो सबसे पहले तो आपको OH को रिमूव करना हुआ, बेंजीन बन गया, फिर सल्फोनेशन कर दें। आपने ये भी देखा था कि जब सल्फोनिक एसिड को फिनोल में कैसे बदलते थे आप, क्योंकि एसिडिक नेचर है सल्फोनिक, इसमें आप बेस डाल देते थे, NaOH ओब्लिक में CaO डालते थे, आप हीट करते थे, तो 2 स्टेप के बाद आपका ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड फिनोल में बदल जाता था। तो कहने का मतलब इनके रूट्स अलग अलग हैं। फिनोल को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदला तो ये रूट है, पहले बेंजीन फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जबकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनोल में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन बनाना, तो हमने नाइट्रेशन रिएक्शन कर दी, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनता है इन दोनों की रिएक्शन से, NO2 पॉजिटिव आयन दैट इज अ नाइट्रोनियम आयन बनता है, वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और फिर ये नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाता है। तो फिनोल को इस टाइप से आप नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बेंजीन। नेक्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाना अब, Cl, तो सिंपल देखो Cl2 और AlCl3। AlCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है, तो जो क्लोरी Cl2 है इसमें Cl और Cl के बीच जो सिंगल बॉन्ड है AlCl3, एक क्लोरीन को विद इलेक्ट्रॉन ले जाता अपने साथ, AlCl4 नेगेटिव बनेगा और क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव, हेलोनियम आयन जो होगा, क्लोरोनियम आयन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया पॉजिटिव चीज, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव स्पीसी अटैक कर सकती है और पॉजिटिव स्पीसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से बेंजीन पे अटैक कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनेशन में बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन था, SO3 एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन रिएक्शन में बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन था, जो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से बनता है, NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ कि AlCl3, तो एक Cl को विद इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया क्योंकि Cl के बीच सिंगल बॉन्ड था, तो AlCl4 नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन, Cl पॉजिटिव बना क्लोरोनियम आयन, तो ये आपकी क्लोरीनेशन रिएक्शन हुई, हेलोजिनेशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट वन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा, देखो यही AlCl3 हम यूज करेंगे, देखो CH3Cl लिया क्योंकि CH3 लगाना था, C2H5 लगाना होता तो C2H5Cl ले लेते। AlCl3 क्या करेगा, जो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है, इस Cl को विद इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा AlCl3 अपने साथ, तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन जो यहाँ पे बनता है, CH3 पॉजिटिव आयन जो बनता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और आपका टोल्विन बन जाएगा। उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें COR ग्रुप लगाना, मान लीजिए COCH3, तो क्या करेंगे, जहां पे CH3 था, देखो ये यहाँ पे, वहां पे क्या कौन आ गया, आप CH3CO, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3CO आगे, Cl वही, तो सेम रिएक्शन उसी टाइप से, तो CH3CO Cl को बोलो कौन ले जाएगा, Cl को विद इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वही AlCl3, इसलिए इसको हेलोजन कैरियर भी कहते हैं इन तीनों रिएक्शन में, हेलोजिनेशन, Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts acylation. In all the 3 reactions, the AlCl3 anhydrous here act as the halogen carrier because it carries the Cl negative ion. क्योंकि वो Cl नेगेटिव आयन को अपने साथ ले जाता है, Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले जाता है यहाँ से, इसको इसलिए हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं why the AlCl3 anhydrous in all these 3 reaction, halogenation, Friedel-Crafts alkylation or Friedel-Crafts acylation, called the halogen carrier because it obstruct the Cl negative ion from the
Cl2 in halogenation और इन फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और द फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इसलिए इसको हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। तो आपने देखा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनोल इनटू नाइट्रोबेंजीन, फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन, फिनोल इनटू टोल्विन या फिनोल इनटू, ये एसिटो ग्रुप है देखो COCH3 एसिटो, एसिटो बेंजी फिनोन, इसको क्या कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इसका नाम। नेक्स्ट ये आपकी एटार्ड रिएक्शन होती है। अगर हम देखो बेंजीन के ऊपर कोई भी R ग्रुप लगा हुआ हो, अगर हम उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे कंप्लीट, तो ये जो R ग्रुप है कोई भी हो, चाहे वो CH3 होता, C2H5 हो, वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है, अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दे तो एल्डिहाइड होता है। आपने पीछे सीखा भी था कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मेथड में, कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या बनते थे, एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये एल्काइल पार्ट है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे पहले आपके ये एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर रिएक्शन रुक जाती है। CrO2Cl2, ये रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं इसके, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा और इसे एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। देखो बेंजील्डिहाइड बन गया। तो how can you convert toluene into benzaldehyde? By Attard reaction, by using the chromyl chloride. CrO2Cl2 is called chromyl chloride के साथ आप इस रिएक्शन को करते हैं। अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें या टोल्विन का ही डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते KMnO4 डाल के, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो देखो हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू benzoic acid, how can you convert the phenol into benzaldehyde, how can you convert the phenol into, ये जो 5 आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एसिटोफिनोन और द टोल्विन। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास एस्टर आ गए। तो एस्टर तो देखो आपने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इसके डेरिवेटिव्स होते हैं एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। तो सिंपली आप क्या डालेंगे बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एस्टर में कन्वर्ट करें तो एल्कोहल डाल दें, एसिड हैलाइड में तो HX डाल दें, एसिड अमाइड में तो अमोनिया डाल दे। देखो ROH एल्कोहल डालेंगे तो एस्टर बनेगा, HX डालेंगे तो X लग जाएगा, यहाँ पे OH हट के क्या लग जाएगा, X, एसिड हैलाइड। अमोनिया डाल देंगे तो आप OH हट के NH2 लग जाएगा, एसिड अमाइड बन जाएगा। तो एसिड अमाइड आ जाए यहाँ पे NH2 तो उसको कहते हैं बेंच एमाइड। Cl लग जाए यहाँ पे X लग जाए तो बेंजोइल क्लोराइड, और एस्टर OR लग जाए तो आपका एस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो अगर OH हटा के हमें सीधा क्या लगाना हो, NH2, तो देखो ये तो आपने देख ही लिया, OH हटा के OH ग्रुप को हटाते हैं जिंक डस्ट डाल के, फिर NO2 ग्रुप लगा दिया। अब NO2 को आप NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पहले भी सीख चुके हैं, रिडक्शन है ये सिंपल। बोलो क्या है, रिडक्शन। आपकी या तो हाइड्रोजनेशन करेंगे H2 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के हीट कर देंगे तो NO2 ग्रुप हटेगा, O हटेगा, H लगेगा, तो एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन। या आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। जिंक क्लोराइड जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड जो एक्ट एज द कैटलिस्ट। तो आपने NH3 डाला तो रिएक्शन बड़ी धीमी धीमी चलेगी, थोड़ी एक्सेलरेट की जाती है बाय यूजिंग दैट कैटलिस्ट, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाया जाता है, अदरवाइज ये रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती। हमने बताया था ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि OH को हटाया जा रहा है OH नेगेटिव की फॉर्म में, और NH2 नेगेटिव लगाया जा रहा है बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट। तो इट इज नॉट इजी to replace the OH negative ion by NH2 negative ion, means डायरेक्टली आप फिनोल को एनिलीन में बदलते हैं तो इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर, क्योंकि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे NH2 नेगेटिव, वो उसको रिपल्शन मिलेगी बेंजीन रिंग से, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो नेक्स्ट आ गया ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कैसे बनाए, उसके लिए आप पहले ही पढ़ चुके, हमारे पास एनिलीन का होना जरूरी है। अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हम कर देंगे, देखो यहाँ पे NaNO2/HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखना होगा, तो आपके पास बोलो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि इसी टेम्परेचर के ऊपर ये कूल मीडियम के अंदर ही स्टेबलाइज है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाता है। फर्दर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो बन गया, अब N2 पॉजिटिव जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा के आप Cl ग्रुप भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, वो दो क्या है भाई, HCl डालेंगे तो क्या होगा, देखो डाइजोनियम जो क्लोराइड था, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के कौन ले जाएगा अपने पास, नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। बेंजीन वाले कार्बन पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव के पास कौन आएगा, कोई नेगेटिव। नेगेटिव कौन है, HCl डालेंगे तो Cl लग जाएगा, HBr डालते तो Br लग जाता। तो आप HCl डालेंगे या HBr डालेंगे, लेकिन कैटलिस्ट कौन, उसके बेसिस के ऊपर रिएक्शंस के अलग अलग नाम है। अगर आप कॉपर एज ए कैटलिस्ट लेते हैं Cu में HCl, तो सैंडमे रिएक्शन कहलाती है। अगर आप CuCl कैटलिस्ट ले लें तो ये गटरमान रिएक्शन कहलाती है। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जब आप कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन में, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दो तरह के कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। HCl डालें उसके साथ साथ, या तो कॉपर एज ए कैटलिस्ट या CuCl एज ए कैटलिस्ट। कॉपर लें कैटलिस्ट तो सैंडमे रिएक्शन, CuCl लें, Cu के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। कॉपर दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 और +2, क्योंकि यहाँ पे +1 स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन के साथ OUS लगाते, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है ये, क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये गटरमान रिएक्शन है ये यहाँ पे। अब सिमिलरली बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को आप बेंजोनाइट्राइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या डाला था, HCl, तो यहाँ पे बोलो आप क्या डालेंगे, आयनिक कंपाउंड कौन होगा जो यहाँ पे आराम से लग सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो उसी टाइप से निकलेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जाएगा तो N2 गैस, बेंजीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो देखो आपने KCN डाल दिया, तो CN नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा और KCl यहाँ से निकल के और नाइट्रोजन एज ए गैस, तो बेंजोनाइट्राइल बन गया। तो ये कन्वर्जन भी आपको आने चाहिए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फिनोल इनटू, फिनोल को किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐसे कन्वर्ट करवाया जा सकता है आपके एग्जाम में, कन्वर्ट फिनोल इनटू एनिलीन, फिनोल इनटू बेंजल्डिहाइड, फिनोल इनटू टोल्विन, फिनोल इनटू बेंजोनाइट्राइल, ऐसे किसी भी चीज में। तो ये स्पेसिफिक रूट है, इन्हीं रूट्स के थ्रू ही आप एक ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि आपके फिनोल लिया, इसमें KCN डाल दिया तो KOH को ले गया और CN सीधा लग गया। नो, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। दीज आर द स्पेसिफिक रूट्स, आपको इन्हीं रूट्स के थ्रू ही एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये थी वो रिएक्शन जिसमें COH का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, C और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेंजीन की, फिनोल की आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आप पहले से जानते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हो डायरेक्ट तो ये फिनोल होता है। फिनोल के अंदर क्या है, जो OH ग्रुप है उसका +R इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट है इसका, स्ट्रॉन्ग +R। जो +R इफेक्ट ग्रुप कौन होते हैं, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर एट ऑर्थो पोजीशन और एट द पैरा पोजीशन। ऑर्थो देखो जो साथ वाली पोजीशन, और पैरा जो बिल्कुल ट्रांस पोजीशन है, ये पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ जाती है, मींस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये कोई ग्रुप लगा हुआ, अकेला बेंजीन तो है नहीं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जो आएगा वो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाएगा जहां पे जिन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखे। तो इस +R इफेक्ट वाले OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो OH ग्रुप है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, उसको डायरेक्शन देगा कि भाई आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करें, हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ा दी है। तो देखो हमने सल्फोनेशन की, तो देखो आपके जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है इसमें SO3, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। कहाँ पे करता है, या तो ऑर्थो पे, देखो ये ऑर्थो पे लग गया, और या पैरा पे। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच हुआ है, या तो ऑर्थो पे या पैरा के ऊपर। तो ये थी सल्फोनेशन रिएक्शन। और ये ऐसा क्यों हो पाया, ड्यू टू द +R इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप, क्योंकि +R इफेक्ट जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज करता है, ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो सल्फोनेशन ऑफ द फिनोल गिव्स बोथ ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट, बट देयर प्रीडोमिनेंसी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट किस टेम्परेचर पर कम बनेगा, किस पे ज्यादा। अगर हम टेम्परेचर 293 रखते हैं तो ये पाया गया कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है इट इज द मेजर प्रोडक्ट, मींस द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्थो प्रोडक्ट रिक्वायर्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जो बनना है ना, जो हम कहते हैं लो टेम्परेचर मींस लो एनर्जी देने से बन गया। लो एनर्जी देने से आप जानते हैं जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर जो आप पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला, तो उसमें आप क्या देखते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। द रिएक्टेंट रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, द फॉर्म ऑफ द हीट और द लाइट। That extra amount of energy which is absorbed by the reactant called activation energy.
तो अगर आपके ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी देते ही आपका कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। तो एट लो टेम्परेचर 293 केल्विन टेम्परेचर द ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। ऑर्थो प्रोडक्ट इज स्टेबल एट द लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जब हमें हाई टेम्परेचर कर दे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मिल जाती है, तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। और आपके लो टेम्परेचर के ऊपर कौन मेजर प्रोडक्ट बनता है, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। और हाई टेम्परेचर के ऊपर बोलो कौन बनता है, पैरा प्रोडक्ट। एंड ऑल दीज रिलेटेड विद द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो आप ये जरूर ध्यान रखें, नाइट्रेशन रिएक्शन में जो हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसका जो प्लस आर इफेक्ट वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये डोनेट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करता है अपने स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट के द्वारा OH, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जो हम नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन, विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रिक एसिड इस बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन कर देगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है इसके ऊपर, और बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो। और नाइट्रेशन रिएक्शन में तो हम करेंगे ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज। तो देखो क्या हुआ, अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए वो प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में बनता है। देखो स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, और जो नाइट्रोनियम आयन बना है वो एक स्मॉल ग्रुप है, इसलिए वो हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जाके लग जाता है एज कम्पेयर टू द SO3 जिसने अटैक किया था, वो एक बिगर ग्रुप था, इसलिए या तो ऑर्थो पे अटैक कर रहा था या पैरा पे। तो नाइट्रोनियम आयन हर एक ऑर्थो, देखो हर एक ऑर्थो हर एक पैरा के ऊपर जाके लग गया। इसको कहते हैं नंबरिंग OH ग्रुप से करते हैं, नंबर 1 2 के ऊपर नाइट्रो है, 4 के ऊपर नाइट्रो और 6 के, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये लो यील्ड में भी बन सकता है, हाई में भी, लेकिन यहाँ पे बनेगा लो यील्ड के अंदर अगर आप नाइट्रिक एसिड डालें। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, वो इस हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन कर देता है। इसलिए जो फिनोल है, मान लीजिए आपने 5 ग्राम लिया, उसमें से 4 ग्राम तो डिस्ट्रॉय हो गया इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से नाइट्रिक एसिड, तो 1 ही ग्राम बचा मान लीजिए आपका फिनोल, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना। तो इसलिए प्रोडक्ट लेस अमाउंट के अंदर ही बनता है, लो यील्ड में बनता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि इसको हाई यील्ड में हम कैसे बनाएं। हाई यील्ड में तभी बन सकता है तो कि ये जो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा होगी वो थोड़ी कम कर दी जाए। जो OH है इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट था, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई थी बेंजीन रिंग के ऊपर, इसीलिए नाइट्रिक एसिड उसका ऑक्सीडेशन कर पाया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती तो नाइट्रिक एसिड उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता था। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन उसी जगह का करता है जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे करें, आपने अभी पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी सल्फोनेशन, तो पहले हम फिनोल का देखो सल्फोनेशन करेंगे। देखो उससे पहले हमने जो अभी बताया था क्या था, फिनोल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इन पुअर यील्ड because the strong oxidizing agent, that is the concentrated HNO3 which oxidize the most of the phenol का ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए हमें पूरी यील्ड मिलती है। तो अब देखो यील्ड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, पहले हम सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन करने से देखो जो अभी हम पहले रिएक्शन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रिएक्शन वही थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल की। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, देखो सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और ये एक माइनस आर इफेक्ट है। देखो आप पहचान पहले से याद कर चुके हैं प्लस आर और माइनस आर की। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर डबल बॉन्ड दिखाई दे माइनस आर, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे और लोन पेयर वो प्लस आर। ओ सिंगल बॉन्ड H है और लोन पेयर भी है तो इसलिए प्लस आर होता है वो H। और S डबल बॉन्ड बनाएगा O के साथ, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S सिंगल बॉन्ड O H, तो डबल बॉन्ड आ गए, तो इसलिए माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, तो ये माइनस आर इफेक्ट ग्रुप होता है। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर माइनस आर इफेक्ट ग्रुप लगने से अब ये जो दोनों बेंजीन रिंग है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज। जो OH ग्रुप प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, उस बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है ये विड्रा कर लेगा माइनस आर इफेक्ट वाले SO3H ग्रुप, इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और कम होने की वजह से अब अगर हम नाइट्रेशन करें देखो इसकी, तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यही मिलेगा पिक्रिक एसिड, बट इट
but it will be formed in very high yield. Picric acid high yield में बनेगा. तो देखो, the yield of the above reaction can be improved by reacting the phenol initially with concentrated H2SO4, which will introduce the minus R effect SO3H group in the benzene ring. And these minus R effect SO3H group will decrease the electron density from the benzene ring. Now the oxidation of the benzene ring will not take place even with concentrated nitric acid due to the presence of very low electron density on the benzene ring. And thus we got the picric acid in very high yield. क्लियर हो गया. लेकिन अब ये ध्यान दें, यहाँ पे हमें पोली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है. फिनोल के ऊपर जो NO2 ग्रुप लगे हैं वो हर एक ऑर्थो पैरा पे लगे हैं, मींस पोली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है. हम तो ये चाहते हैं कि फिनोल की जब हम नाइट्रेशन करें तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले. तो वो हमें कैसे मिल सकता है? जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालें. तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, लेस अमाउंट के अंदर है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि उसका हमने डाइल्यूशन कर दिया है. अब लेस जब आप नाइट्रिक एसिड डालेंगे डाइल्यूट, तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड लेस होगा क्योंकि कुछ वाटर के कंटेंट भी हैं. तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा ड्यू टू द लो कंटेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ द HNO3. सो इट विल कॉज ओनली द नाइट्रेशन रिएक्शन. तो इसलिए अब हमें जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी मिलेंगे. हमारे पैरा के ऊपर और ऑर्थो के ऊपर क्या लग गया? NO2 ग्रुप. तो द फिनोल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट. तो अगर हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने हो तो डाइल्यूट HNO3 यूज करें. पिक्रिक एसिड हमें ऑब्टेन करना है और हाई यील्ड में ऑब्टेन करना है तो पहले सल्फोनेशन करें फिर नाइट्रेशन करें आप. अदरवाइज आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो आपके पिक्रिक एसिड लो यील्ड में मिलता है. तो ये थी रिएक्शन ऑफ फिनोल. कौन सी? नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी. तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई द फिनोल ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन विद concentrated HNO3 give the low yield. तो इसका जवाब हमने बताया था. How can we increase the yield of the picric acid during the nitration of the phenol? फिनोल की नाइट्रेशन के दौरान पिक्रिक एसिड की यील्ड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? तो वो हमने बताया कि सबसे पहले आप सल्फोनेशन करें फॉलोड बाय नाइट्रेशन. तो उसका रीजन भी हमने आपको बताया. हाउ कैन वी ऑब्टेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑन ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द फिनोल? तो आप डाइल्यूट HNO3 के द्वारा ऐसा कर सकते हैं. अब नेक्स्ट रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन. जैसे कि अभी आपने पढ़ा, जो आपका OH ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग प्लस R इफेक्ट है. तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखो ये इंक्रीज करेगा ही, प्लस जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे, स्पेशली हम ब्रोमिनेशन ही देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फिनोल का एसिडिक नेचर होता है, आप जानते हैं. ये H पॉजिटिव लॉस कर सकता है, लेकिन ये H पॉजिटिव लॉस कब करे इजीली? देखो O नेगेटिव H पॉजिटिव कब बने? क्योंकि O नेगेटिव और H पॉजिटिव में तभी टूटेगा जब मीडियम पोलर हो, क्योंकि ये आयनिक स्पीसी बन जाएगी O नेगेटिव H पॉजिटिव अगर ये ब्रेक होगा तो लाइक डिसोल्व्स लाइक की प्रॉपर्टी है. मींस अगर हम मीडियम पोलर कर दें, मीडियम कैसा कर दें? पोलर, तो फिनोल का आयनाइजेशन हो जाएगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव में, और O नेगेटिव बनते ही इसका प्लस R इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, स्ट्रॉन्ग प्लस R. अगर हम नॉन पोलर मीडियम रखें, मतलब CS2 ले लें, CCl4 ले लें, मींस नॉन पोलर मीडियम, तो OH ग्रुप का आपका आयनाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसका प्लस R इफेक्ट नहीं बढ़ेगा. तो देखो दो ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है ब्रोमिनेशन के दौरान, कि जब आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो आप मीडियम पोलर रखा आपने या नॉन पोलर, उसी के बेसिस के ऊपर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो अगर मीडियम पोलर होगा तो बोलो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग प्लस R इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आयनाइजेशन हो जाएगा O नेगेटिव बनने की वजह से, और स्ट्रॉन्ग प्लस R होने की वजह से हर एक ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकता है. तो देखें, फिनोल अंडरगो पॉली सब्स्टिट्यूशन विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन पोलर मीडियम, बिकॉज इन पोलर मीडियम द फिनोल गेट आयनाइज्ड इनटू फिनोक्साइड आयन. फिनोक्साइड आयन बनेगा पहले, and thus the plus R effect increases. So the electron density on the benzene ring increases to a very large extent, and thus the polybromination will takes place. इसलिए electrophile will attack on all the ortho and the para position, और poly substitution हो जाएगी, हर एक ortho para पे simultaneously Br attack करेगा, Br positive ion. अगर हम नॉन पोलर मीडियम करें तो क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, कि फिनोल अंडरगो मोनो सब्स्टिट्यूशन इन नॉन पोलर मीडियम, because in non-polar medium there occurs no ionization of the phenol. Electron density increases on the benzene only to a normal extent, only to a small extent as compared to the polar medium. इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा? इधर एट ऑर्थो और द पैरा पोजीशन. इसी दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे.
मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो एग्जाम में ध्यान रखें कि अगर ये आता है कि कन्वर्ट ये 2, 4 और 6 पे ब्रोमो, तो कन्वर्ट फिनोल इनटू 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये व्हाइट पीपीटी बनते हैं, यहाँ पे डर्टी व्हाइट पीपीटी बनते हैं। इस चीज के लेबोरेटरी टेस्ट भी है। अगर हम लैब में एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल लेके उसमें ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन डाल दें तो व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं, व्हिच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द फिनोलिक OH ग्रुप। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाने, कन्वर्ट द फिनोल इनटू ऑर्थोब्रोमोफिनोल इस टाइप से, तो आप क्या करते हैं, नॉन पोलर मीडियम ले लेते हैं। तो ये हुई ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन देखते हैं। क्योंकि जो बेंजीन है इसका प्लस आर इफेक्ट है, बेंजीन के ऊपर प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज कौन करता है, OH का। देखो स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग प्लस आर, तो बेंजीन रिंग के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं उसमें रिएजेंट बोलो कौन होता है, उसमें रिएजेंट होता है, क्योंकि एल्काइलेशन में एक तो आर होगा, आर के आगे हेलोजन लग गया RCl, और इस Cl को विद इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता था, एनहाइड्रस AlCl3, जो हेलोजन कैरियर भी जैसे आप कहते हैं। तो ये ले जाएगा इसको Cl को विद इलेक्ट्रॉन, R पॉजिटिव बनेगा देखो यहाँ पे। लेकिन ये लेके जब जाएगा ना कि देखो AlCl3 जो है इसको तो क्या चाहिए बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, जो इजीली इसको दे पाए। यहाँ पे जो R और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो हंगरी है, इसको तो भूखा है, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कौन इजीली दे सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर, ये इजीली तो ये यहां से ले लेगा और इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो द लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 कोऑर्डिनेट फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द O एटम ऑफ द OH ग्रुप ऑफ द फिनोल, इसके साथ बना लिया। अब AlCl3 फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, देखो द AlCl3 इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। तो देखो अब उससे क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर यूज हो गया। तो जो ऑक्सीजन है अब इसका प्लस आर इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और AlCl3 पे नेगेटिव। या आप एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा दें, एक दो तरीके होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करने के, या तो आप एरो से दिखाएं। अगर आप सिंपल लाइन लगाना चाहते हैं तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो डोनर था ऑक्सीजन, क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं। ये एक्सेप्टर है AlCl3, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। अगर आप सिंपल लाइन लगाएंगे तो सिंपल बॉन्ड दे, एरो लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। तो जो प्लस आर इफेक्ट है OH ग्रुप का, वो क्या हो गया बोलो, डिक्रीज हो गया। तो OH ग्रुप इज नॉट एबल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग की तरफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा, जो AlCl3 है ये फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका ऑक्सीजन के साथ। तो AlCl3 इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। देखो यहाँ पे, अब देखो हमने एक क्रॉस लगा के दिखाया यहाँ पे, देखो देखो ये क्रॉस। तो जो अब क्रॉस का मतलब क्या है, AlCl3 अभी Cl को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, देखो अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता तो AlCl4 नेगेटिव बनता और R पॉजिटिव बनता। अगर ये करेगा तो कम अमाउंट के अंदर बनेगा R पॉजिटिव, मतलब AlCl3 इज लेस, क्योंकि कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया, मान लीजिए कुछ अमाउंट AlCl3 की बच भी गई कंटेनर में, बीकर में, तो उसी कम अमाउंट के द्वारा ही ये RCl का Cl नेगेटिव को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा और R पॉजिटिव बनेगा, लेकिन लेस अमाउंट में। तो R पॉजिटिव भी लेस अमाउंट में बना, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हुई, इसीलिए जो रिएक्शन होने के चांस भी कम हो गए, और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो लेस अमाउंट में बनेगा। देखो जो R पॉजिटिव जो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, उसके क्योंकि लेस अमाउंट में बना तो अटैक करने के लेस चांस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसलिए भी एक कम चांस है अटैक करने के। इसलिए ऑर्थो एल्काइल फिनोल या पैरा एल्काइल फिनोल will be formed in the poor amount, in the poor yield, gives the poor yield। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जब भी चलती है वो इजीली नहीं चल पाती है, और जो अमाउंट जो प्रोडक्ट बनता है वो भी लो यील्ड में बनता है। ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ R की जगह COR हो जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट रिएक्शन सेम रहेगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी देखो उसी टाइप से RCOCl ले लिया, देखो सिर्फ हमने AlCl3 इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन इजीली देगा, देखो ये लोन पेयर मिल गए ऑक्सीजन के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया,
तो AlCl3 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसलिए जो प्लस आर इफेक्ट है ये आपका डिक्रीज हो गया, देखो उसी टाइप से OH ग्रुप का, इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज होगी। इसलिए AlCl3 क्योंकि फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये Cl को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये एसाइलियम आयन और AlCl4 ये नहीं बनेंगे, कम अमाउंट में बनेंगे। एसाइलियम आयन कम अमाउंट में बनेगा तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनेंगे देखो ऑर्थो एसाइल फिनोल या पैरा एसाइल फिनोल ये कम अमाउंट में बनेगा। Means the AlCl3 is not freely available for the obstruction of the halogen from the acid halide for the generation of the acylium ion. So the Friedel-Crafts acylation will give the very poor yield, इसलिए बहुत ही poor yield मिलती है, like the Friedel-Crafts alkylation। तो ये थी 5 रिएक्शन आपकी फिनोल की जो हमने पहले पढ़ी थी, मेन बेसिक 5 रिएक्शन। सल्फोनेशन जो जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जो बड़ी आराम से हो गई थी। नाइट्रेशन में आपने देखा बड़ी डिफिकल्टी आई थी नाइट्रेशन करने में, अलग अलग कंडीशन आपने देखी। ब्रोमिनेशन में भी आपने देखा पोलर नॉन पोलर मीडियम का। ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में देखा कि फिनोल के अंदर वो रिएक्शन बड़ी आराम से नहीं चलती, दे गिव द पुअर यील्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे और भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेसिक 5 रिएक्शन से अलग। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके मैकेनिज्म भी देखेंगे हम आपके। तो फर्स्ट वन इज द रिमर-टीमन रिएक्शन। रिमर-टीमन रिएक्शन 2 टाइप से आप कर सकते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ KH तो भी रिमर-टीमन रिएक्शन है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO ग्रुप लग जाता है। देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया बोलो यहाँ पे, CHO, तो रिमर-टीमन रिएक्शन है। या अगर हम CCl4 डाल दें इन बेसिक मीडियम वही 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो भी रिमर-टीमन रिएक्शन है, तो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, COOH ग्रुप। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये तब भी बन सकता है जब हम कोल्ब्स रिएक्शन करें, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, जो हमने यहाँ पे NaOH नहीं लिखा वैसे ही KOH यहाँ पे भी यूज करते हैं। बेसिक मीडियम 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड दी 400 केल्विन टेम्परेचर होता है यहाँ पे कोल्ब्स रिएक्शन में, तो सेम प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। अब हम इनके मैकेनिज्म देखेंगे सभी के। पहले हम सैलिसिल एल्डिहाइड को बनना देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ रिमर-टीमन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक में KOH मींस सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो, तो जो क्लोरोफॉर्म है देखो उसकी हमने स्ट्रक्चर लिख दी ओपन फॉर्म में, कार्बन के 4 बॉन्ड CHCl3 लिखा, बेस है यहाँ पे KOH, देखो ये OH नेगेटिव आयन किसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा H को, देखो ये दे दिए। इलेक्ट्रॉन देते ही साथ जो कार्बन है इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसलिए Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन के ऊपर से जो 2 एटम लॉस हुए हैं, एक H और एक Cl, दे आर लॉस्ट फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, तो ये अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और ये कार्बिन्स बन गए, डाइक्लोरोकार्बिन, 2 Cl अभी बचे हुए हैं, चार्ज कोई नहीं आएगा। देखो यहाँ पे OH नेगेटिव ने H को इलेक्ट्रॉन दिए, तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, ये यहाँ से ये दोनों, ये 2 डॉट से दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक H का था, H का भी मिल गया इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Cl अपना भी ले गया, कार्बन का भी ले गया, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल रहा कार्बन। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 4 और 2 ये 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब पहले से जानते हैं फिनोल का प्लस आर इफेक्ट है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ द फिनोल। देखो ये हमने डाइक्लोरोकार्बिन लिखा इलेक्ट्रोफाइल। अब जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब डोनेट करेगा बेंजीन रिंग की तरफ। देखो इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड है पहले से, 1 2 3 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे पीछे पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बोलो, 5 हो जाएंगे ऐसे, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करना होगा। देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पाई बॉन्ड के दोनों। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएं, जिसको जरूरत है, वो किसको जरूरत है, इधर इस कार्बन को देखो, तो अब हमारी ये नहीं, और कार्बन के कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो तो ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच देखो डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे सिंगल हो गया, और यहाँ पे क्या लग गया नया बॉन्ड बनने से, CCl2 नेगेटिव, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रोफाइल था।
अब वो कार्बन जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसी कार्बन से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो जो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है ये हमें मेंटेन रखने हैं। एरोमेटिसिटी शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब क्या हुआ, ये जो H है, ये कार्बन और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोबारा शिफ्ट होंगे बैक डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास दोबारा वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देखो तो H पॉजिटिव निकला यहाँ से, जो H पॉजिटिव निकला वो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज इस पे आके अटैच हो गया। अब हम नेक्स्ट डालेंगे, क्योंकि मीडियम बेसिक है QH, तो आपने पहले पढ़ चुके हैं जब हमारा मीडियम बेसिक हो एक्वस QH हम यूज करते हैं तो Cl हट के क्या लग जाता है, OH। देखो एक्वस QH डालेंगे तो एक Cl हटे दोनों और दोनों OH, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या होता है वो अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से बोलो क्या OH, वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा CHO। वही तो हमें प्रोडक्ट बनाना था बेंजील्डिहाइड। तो देखो वाटर लॉस हो गया और ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ रिमर-टीमन रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू द सैलिसिल एल्डिहाइड। ये एग्जाम में काफी बार आ जाते हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे रिमर-टीमन रिएक्शन जो नेक्स्ट है जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है उसका मैकेनिज्म। तो देखो हमने फिनोल के अंदर CCl4/KH डाला 333 केल्विन टेम्परेचर पे, सैलिसिलिक एसिड बना। अब इसका मैकेनिज्म बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर, यहाँ पे खुद जो CCl4 है ये इटसेल्फ एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्ट हमने यही लिया। बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH है उसके जो लोन पेयर हैं, वैसे 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, हमें जरूरत एक की थी इसलिए हमने एक दिखा रखा है। कभी आप ये सोचिए ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर देखो आगे डोनेट किया, कार्बन के देखो 4 बॉन्ड पहले से थे, अब 5 हो जाएंगे ये नया बॉन्ड बनने से, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, और ये दिए किसको जाएंगे, इस कार्बन को, और साथ के साथ एक Cl लॉस्ट हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना C और O के बीच, तो कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, नया बॉन्ड बन गया इस कार्बन कार्बन के बीच। देखो ये नया बॉन्ड, कार्बन के ऊपर 3 Cl बच गए CCl3। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोलो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जिसने अटैक किया, जिस कार्बन पे अटैच हुआ, उसी कार्बन के ऊपर से वीक इलेक्ट्रोफाइल लॉस्ट होता है, मतलब H पॉजिटिव लॉस होगा यहाँ से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो वापस शिफ्ट, कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो गए। देखो 1 2 3 4 है, एक नया बॉन्ड दोबारा से, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी, ये दोबारा ऑक्सीजन की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में बोलो मीडियम बेसिक है तो फिर हमने एक्वस QH डाला, तो जो 3 Cl है यहाँ पे CCl3 के, तीनों Cl हट के क्या लग जाएंगे OH। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या होता है अनस्टेबल। तो देखो इस कार्बन से OH निकला, किसी भी एक कार्बन से OH, किसी दूसरे कार्बन से H, तो क्या बच गया COOH। तो देखो सैलिसिलिक एसिड बन गया। आपके सोल्ट भी बन सकता है, लास्ट में हम हाइड्रोलिसिस करके सिंपल सैलिसिलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कभी आप ये सोचे कि सर मीडियम तो बेसिक था, तो आप इनको क्योंकि एसिडिक ग्रुप हैं तो CO नेगेटिव K पॉजिटिव लिखें या O नेगेटिव K पॉजिटिव लिखें, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं और सिंपल सैलिसिलिक एसिड हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस बिल्कुल इसी जैसा नेक्स्ट मैकेनिज्म है ये कोल्ब्स रिएक्शन का, जब CO2 हम ले लें। देखो मैकेनिज्म बिल्कुल उसी टाइप से, ये CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, क्योंकि CO2 का नेचर एसिडिक होता है। आप P ब्लॉक में पढ़ चुके होते हैं ग्रुप नंबर 14 के अंदर, जो YCO2 और उसके नीचे SiO2 इज एसिडिक के नेचर, ऐसा पढ़ते थे। तो उसी टाइप से ऑक्सीजन के देखो लोन पेयर आगे ये अपने प्लस आर इफेक्ट के द्वारा ऑर्थो पोजीशन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बोलो किसको दे दिए जाते हैं, इस कार्बन को। कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, अब 5 हो जाएंगे, नया बॉन्ड बनेगा तो कौन सा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो गए किसी एक ऑक्सीजन की तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, तो O नेगेटिव बन जाएगा ये यहाँ पे। फिर वही काम ये एक इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो कार्बन जिस पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ वहीं से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल वो लोग कौन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में H पॉजिटिव निकलना होता है यहाँ से। तो ये कार्बन और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा शिफ्ट हुए बेंजीन रिंग की तरफ, ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस ऊपर, और आपके ये CO नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव आके लग गया और ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ये था मैकेनिज्म कोल्ब्स रिएक्शन का। देखो NaOH आप इसमें यूज करते हैं या QH भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गटरमान सिंथेसिस। तो आपने फिनोल लिया, फिनोल के अंदर हम देखो ये रिएजेंट डालते हैं,
HCN, HCl ओब्लिक में AlCl3 और हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो ये गटरमान सिंथेसिस कहलाती है। गटरमान सिंथेसिस के द्वारा भी हम सेलिसिल एल्डिहाइड ही बनाएंगे, जैसे कि आपने रीमन टीमन रिएक्शन में बनाया था क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम यूज करके। देखो सेलिसिल एल्डिहाइड बन गया। अब आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है? बड़ा सिंपल है मैकेनिज्म, बेसिक फैक्ट है इसके। सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो HCN हमने लिया, इसको ओपन फॉर्म में हमने लिख दिया H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट बोलो कौन है यहाँ पे? HCl ले लिया हमने। नेक्स्ट बोलो कौन है? AlCl3। AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। ये क्या करेगा? इस Cl को विद इलेक्ट्रॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा। देखो ऐसे। तो H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने आप छीन लेगा। बोलो किससे? कार्बन से। देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है देन द कार्बन, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा और अपने लोन पेयर डोनेट किसको कर देगा? H को। H को इलेक्ट्रॉन मिलते ही साथ AlCl3 इजीली अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा Cl को विद इलेक्ट्रॉन्स, आराम से ले जाएगा। तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन बना? देखो H रहा, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड टूट गया था। नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग गया? बोलो H। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया यहाँ पे। अब बेसिक रिएक्शन वही, अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन रिंग के ऊपर देखो वही OH लगा हुआ है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है ऑर्थो पोजीशन पे। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो जो लोन पेयर थे आ गया है कार्बन के, देखो 5 बॉन्ड हो गए, पैरा पोजीशन पे पहुंचेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। और किसको दे दिए जाएंगे? बोलो उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो देखो नया बॉन्ड बन गया बेंजीन वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच, और ये डबल बॉन्ड NH। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके लगा है उसी कार्बन से क्या रिमूव होगा? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल जो H पॉजिटिव होगा यहाँ से। देखो इलेक्ट्रॉन वापस, ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए, और इलेक्ट्रॉन दोबारा पीछे। अब आप ये जानते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो बीच का बॉन्ड होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड दी हाइड्रोलाइसिस। अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएंगे। 2 बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। देखो तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की तरफ कौन आएगा? वाटर का। 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 H पॉजिटिव आएंगे। देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये अमोनिया निकल गया, और ये जो कार्बन जिसपे एक H है उसके ऊपर कितने OH लग जाएंगे? 2 OH। तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लगे तो क्या होता है? वो अनस्टेबल। तो क्या लॉस होगा? देखो वाटर, एक कार्बन से OH, एक से H, तो क्या बच गया? CHO। तो ये सेलिसिल एल्डिहाइड बन गया। बोलो क्या बन गया? सेलिसिल एल्डिहाइड। अब एक चीज बड़ी बेसिक सी है जो नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको करवाने वाले हैं गटरमान सिंथेसिस के बाद, उसमें हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, जो HCN है, अगर हम सिर्फ इस सिर्फ HCN वाले H की जगह CH3 लगा दें, H की जगह क्या लगा दें? CH3। ध्यान से देखो, इस H की जगह CH3, देखो इस H की जगह CH3, इस HCN वाले इस H की जगह देखो, इस C के ऊपर जो H है इसकी जगह CH3, C के ऊपर जो H है, C के ऊपर जो H है, C के ऊपर जो H है इसकी जगह CH3, तो COCH3 बनेगा ना लास्ट में। प्लस जो प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्टेंट है, फिनोल की बजाय हम कोई और ले लें जिसमें हमारे कोई और OH ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल इजी होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो हमने रिसोर्स फिनोल ले लिया। देखो ध्यान से देखें, फिनोल की जगह हमने क्या किया, जो ये मेटा पोजीशन है यहाँ पे हम क्या लगाने जा रहे हैं? OH। और HCN की जगह सिर्फ क्या लेंगे? बोले यहाँ पे CH3CN। अदरवाइज हमने ऑर्थो पोजीशन जो है उनको ब्लॉक नहीं करेंगे। तो सेम मैकेनिज्म हमारा चलने वाला है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है होबन होस्ट रिएक्शन। रिसोर्सिनोल लिया आपने, उसी टाइप से सेम रिएजेंट है जो कि गटरमान सिंथेसिस में थे, सिर्फ एक चेंज कि HCN की जगह हमने CH3CN ले लिया। आपके जहां पे आपने CHO ग्रुप था, देखो CHO, जहां पे H था वहां पे देखो CH3 आ गया, एसिटो ग्रुप आ गया। अब इसका मैकेनिज्म उसी टाइप से, देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वही हमने CH3CN लिखा, प्लस देखो HCl लिखा, प्लस AlCl3 लिखा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखो इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अब किसको देगा? H को, ताकि AlCl3 जो लेविस एसिड है बड़ी आराम से Cl को ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले जाए। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो C के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? बोलो ये पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है।
एक दूसरे से इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर है तीनों OH, तो किसी भी एक OH के थ्रू हम ये प्लस आर इफेक्ट के द्वारा रिएक्शन करवा सकते थे। देखो उसी टाइप से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं देखो शिफ्ट हुए पैरा और ऑर्थो पोजीशन की तरफ, और ये साथ के साथ इलेक्ट्रोफाइल वाला वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उधर डोनेट हो गए, ये नया बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो अब बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, वो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है उसी कार्बन से वीक इलेक्ट्रोफाइल लॉस्ट होता है। और वो कौन होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव लॉस होना होता है। और ये क्यों होता है, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट किए, ताकि एरोमेटिसिटी क्या रह जाए, मेंटेन। तो इस कार्बन के दोबारा से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 पहले से, एक और बनते ही 5। तो इसलिए ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब C और N के बीच के जो बॉन्ड होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स दी हाइड्रोलाइसिस। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देखो 2 बॉन्ड है, दोनों टूट गए। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव पार्ट। 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 ही वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये अमोनिया निकल गया। प्लस इस कार्बन पे क्या लग जाएंगे, 2 OH। तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। क्या लॉस होगा, वाटर। किसी एक कार्बन के ऊपर से OH, दूसरे से H, तो क्या बच गया यहाँ पे, COCH3। तो वाटर लॉस हो रही है, आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये थी होबन-होस्ट रिएक्शन। आपने देखा सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म एक ही जैसे हैं, तो आप एक मैकेनिज्म को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद सभी आराम से आप याद होते रहेंगे आपको। अब नेक्स्ट रिएक्शन, लेडरर मैनेस रिएक्शन, जिसमें आप बेकेलाइट बनाते हैं, जिसमें जो स्विचेस होते हैं, हमारे कुकर हैंडल होते हैं, इस टाइप से ये बेकेलाइट के होते हैं। तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी जिसे आप कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड, देखो HCHO लिया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों में चल सकती है, हमने एसिडिक लिया यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो बेंजीन में हर कार्बन की ऑर्थो पोजीशन पे चलनी है रिएक्शन, पैरा पे भी चल सकती है। ऑर्थो पे क्या है बोलो, H है यहाँ पे, H। बेंजीन की हर पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, H तो पहले से, इसको इकट्ठा लिखे तो क्या लिखेंगे, HCHO को CH2O, देखो CH2O और H पहले से ही है, वो मैकेनिज्म में देख पाएंगे। तो CH2OH लग गया ऑर्थो पे, या देखो पैरा पे लग जाएगा, या तो ऑर्थो पे, या देखो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, देखो ये पैरा हमने उल्टा करके इसको लिख दिया। अब होता क्या है, देखो ऐसे पैरा पोजीशन के ऊपर भी लग सकते हैं। फर्दर रिएक्शन चलेगी, देखो यहाँ से HOH, देखो यहाँ से वाटर लॉस, ये H किसी ऐसे काफी मॉलिक्यूल होंगे लीनियरली, ऐसे इसके नीचे होंगे ये, तो यहाँ से H और ये बोलो क्या OH, देखो पैरा पोजीशन के ऊपर जो देखें HOH, ऐसे इसका HOH। तो इस टाइप से ये आपकी 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उसे कहते हैं बेकेलाइट, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या बेकेलाइट आप कह देते हैं। एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बनती है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म होता क्या है, बिल्कुल उसी टाइप से। देखो तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अपने लोन पेयर फिर आगे H को दे देता है, देखो, और ये Cl नेगेटिव निकल गया। तो क्या बन गया, देखो H एज सच सिंगल बॉन्ड C H, और ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल हो गया, और O के ऊपर क्या लग गया बोलो, H, और कार्बन के पास एक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का टूट गया तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। देखो बन गया ना वही CH2OH जो हमें यहाँ पे लगाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो और द पैरा पोजिशन। हम ऑर्थो पे अटैक करके दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमने लिखा। उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे आपने पहले देखा था, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए ऑर्थो पोजीशन की तरफ आएंगे। इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 पहले से हैं, ये पाई बॉन्ड और नया बनते ही 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो की तरफ शिफ्ट होने ही है। और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को, उस कार्बन एटम को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो नया बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि वो कार्बन जिसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था, उसी कार्बन से क्या लॉस होगा बोलो, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल, ताकि एरोमेटिसिटी भी मेंटेन रहे। अब कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आने से फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे, लेकिन कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो क्योंकि पहले से देखो 4 है, 1 2 3 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे बोलो, ऑक्सीजन की तरफ।
तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ऐसे ये जैसे ऑर्थो के ऊपर ये रिएक्शन चली है इलेक्ट्रोफिलिक, ऐसे ये पैरा के ऊपर भी चल सकती है, तो पैरा प्रोडक्ट बन सकता है इफ द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन। अब ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे और आगे फर्दर हम ऊपर पहले से ही दिखा चुके हैं, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के आपस में क्या होगी यहाँ पे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी होती है इन विच द लॉस ऑफ साइड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, जैसे वाटर लॉस होगा। एडिशन हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इस टाइप से आपने लेडर मैंने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा कि जो आपके बन गए हैं यहाँ पे ऑर्थो पैरा के ऊपर, आगे ये कंडेंस हो गए जैसे हम ऊपर ही दिखा चुके थे, सिंपल ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन, फिनोल की कपलिंग रिएक्शन, जिसके दौरान डाइज भी बनती है। देखो ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन अगर हम इस ये जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, इट इटसेल्फ एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कि खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो होता क्या है देखो, क्योंकि एक बड़े साइज का इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक कहाँ पे करेगा, ये ऑर्थो पे तो नहीं करेगा क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस हो जाएगी पैरा पोजीशन के ऊपर। तो होता क्या है, हमेशा ही जिस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है वहां से क्या लॉस होना होता है लास्ट में, एच पॉजिटिव। देखो ये एच लॉस होगा, यहाँ से एच पॉजिटिव, तो यहाँ से एच लॉस होगा, यहाँ से सीएल दिख ही रहा है, ये नाइट्रोजन लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बन जाएगा। देखो इस टाइप से ये एजोडाई बन जाएगी। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हमने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, इसके 4 बॉन्ड हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव के पास नेगेटिव, Cl नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम। ये हमने फिनोल लिख दिया। देखो अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये अब शिफ्ट होंगे या तो ऑर्थो या पैरा पे। ऑर्थो पे शिफ्ट होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नहीं, क्योंकि बल्कि साइज का इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसलिए देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन के पहले से 1 2 3 4 है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट होंगे ऐसे। अब इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, ये आगे शिफ्ट होंगे। देखो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर दिए जाएंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर दिए जाएंगे। अब नाइट्रोजन के देखो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसके देखो 1 2 3 तो पहले से है, और हेल्प कौन करेगा, ये नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो इस टाइप से ये आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो एन डबल बॉन्ड एन कौन सी पोजीशन पे अटैक हुआ है, इस इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ पे अटैच हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल एन के थ्रू अटैच हुआ है पैरा पोजीशन पे। तो जिस पोजीशन के ऊपर अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल, वहां से कौन लॉस होता है अगली स्टेप में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अगली स्टेप में, वीक इलेक्ट्रोफाइल वो कौन है, एच। देखो ये एच जो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन वापस आपके शिफ्ट हुए यहाँ पे ताकि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से आगे शिफ्ट, अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ दोबारा शिफ्ट। तो इस टाइप से आपके ये एजोडाई बन गई। वो सारे कंपाउंड जिनमें एन डबल बॉन्ड एन दिखे, ऐसी डाइज को आप एजोडाई कहते हैं। एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, और जिनमें एन डबल बॉन्ड एन दिखे ये एजोडाइज कहलाती हैं। ये थी कपलिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल की। जब आपने फिनोल की रिएक्शन किसके साथ की, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ। और मीडियम कैसा रखा, क्योंकि फिनोल का नेचर एसिडिक होता है, मीडियम हमें रखना पड़ा बेसिक। और ये क्यों रखते हैं इतनी पीएच, अब हम अभी आपको समझाएंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो फिनोल और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के दौरान जो ये अभी आपने रिएक्शन देखी, कपलिंग रिएक्शन जिसमें एजोडाई बनी थी, तो ये रिएक्शन कब होगी, फास्ट कब होगी, स्लो, ये हम देखना चाहते हैं। उसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इन बिटवीन द फिनोल एंड द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। देखो एक चीज बड़ी सिंपल है, वो क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो। हम चाहते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो फिनोल वाले रिंग के ऊपर। तो फिनोल वाले रिंग के ऊपर कैसे ग्रुप हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाए, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कम करनी है, इसको तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो इस पे कैसे ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इस पे लगाएं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इन द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड increases their electrophilic nature, or the presence of the electron releasing group
इन द फिनोल इंक्रीजिंग देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो ये आपके पहले दो फैक्टर हो गए जो कपलिंग रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं कि रिएक्शन की जो रफ्तार है कब बढ़ जाएगी, जब आप ये दो बातें ध्यान रखें। जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, उसमें कैसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करें अगर आपको करना ही है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ताकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छीन ले बेंजीन रिंग की और इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा दे, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तभी तो ये जल्दी से जल्दी फिनोल से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, इनके बीच जल्दी से रिएक्शन होगी। और ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन कब देगा फिनोलिक बेंजीन रिंग, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, तभी इसका यानी जो नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेशन नेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द पीएच देखेंगे अब हम, जो भी हमने पीछे लिखा था 9 to 10 ही क्यों हो। देखो अगर हम हाईली बेसिक मीडियम कर दे तो क्या हो जाता है, देखो अगर हम हाईली बेसिक मीडियम कर देते हैं तो उससे देखो क्या होगा, इन हाईली बेसिक मीडियम जो ये फिनोल देखो आपको दिख रहा है, इसका आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। आयोनाइजेशन इंक्रीज होने से देखो OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, O नेगेटिव देखो फिनोक्साइड आयन बन गया। तो हम यही तो चाहते थे कि इसका प्लस आर इफेक्ट बढ़ना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस आर इफेक्ट तो बढ़ जाता है बेसिक मीडियम के अंदर। देखो ये फिनोल के लिए तो अच्छा है, हाईली बेसिक मीडियम फिनोल के लिए अच्छा है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट बढ़ गया, तो द आयनाइजेशन ऑफ द फिनोल इंक्रीजेस एंड द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि सेम कंटेनर में ही तो है दोनों फिनोल और बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो अगर हम बेसिक नेचर बढ़ा देते हैं ज्यादा तो OH नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको देने चाहिए थे, जब आपने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि ये जब इलेक्ट्रॉन आते हैं फिनोल के देखो ऐसे शिफ्ट होके ऑक्सीजन के लोन पेयर आगे शिफ्ट होके पैरा पोजीशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास जाने चाहिए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे उससे पहले ही जो फ्री OH है, ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है जो आएंगे, और ये तो फ्री OH है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से इस नाइट्रोजन को दे देगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसकी इस नाइट्रोजन को ब्लॉक कर देगा खुद इलेक्ट्रॉन देके, और देखो इस टाइप से एजोनेट्स बन जाते हैं। इन कंपाउंड जो बनते हैं इनको क्या कहते हैं, एजोनेट्स। मींस जो इलेक्ट्रोफाइल अब ये फ्रीली अवेलेबल होगा ही नहीं। तो हाईली बेसिक मीडियम के अंदर जो OH नेगेटिव आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड वाली इस नाइट्रोजन को देख के इस साइट को ब्लॉक कर देता है, और इसका इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट लॉन्गर बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इज नो लॉन्गर बी फ्रीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद द आयोनाइज्ड फिनोल। तो अब उसका फायदा क्या कि इसका तो देखो प्लस आर इफेक्ट बढ़ गया, अच्छा, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन दे किसको, अब ये रिएक्शन करे किसके साथ, क्योंकि फ्री जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो बचा ही नहीं, तो इसलिए हम हाईली बेसिक मीडियम नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये देखा इसका इफेक्ट। तो अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो देखो क्या हो जाता है, देखो अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम कर दें तो जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर बोलो किसको दे देगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को। तो ऑक्सीजन का देखो प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट आपका कम हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन अब देगा कैसे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा यहाँ पे पैरा पोजीशन की तरफ, तो इसलिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी हाईली एसिडिक मीडियम में। इसलिए ना तो हम हाईली एसिडिक मीडियम कर सकते ना ही हाईली बेसिक कर सकते, इसलिए हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए। हेंस द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर द कपलिंग रिएक्शन इज 9 to 10, जो हमने लिख रखा था वहां पे। तो ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन द फिनोल एंड द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो ये फैक्टर हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ कहाँ अटैच हो, दूसरा पीएच का क्या इफेक्ट होगा, हाईली बेसिक मीडियम हो तो क्या हो जाए, हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसलिए हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आ जाती है थैलीन रिएक्शन, यानी जो इंडिकेटर का आपने नाम सुना होगा फिनोप्थलीन, वो वाली। तो देखो हमने फिनोल ले लिए 2 मोल फिनोल के, ऊपर हमने ये ले लिया थैलिक एनहाइड्राइड। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ये 2 COOH ग्रुप होते, COOH, इधर भी COOH, उनमें से वाटर लॉस होने के बाद ही जो बनता है ये एनहाइड्राइड बनता है, जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। देखो एसिड एनहाइड्राइड कौन होते हैं, जिसमें 2 कार्बोनिल हो एंड दे हैव द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन, उसके बीच में ऑक्सीजन हो, तो ये थैलिक एसिड से बना एनहाइड्राइड, सो कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। अब एसिडिक मीडियम में इनके बीच रिएक्शन करनी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर लॉस होगा, देखो यहाँ पे H2O यहाँ से निकलेगा, मीन्स पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, C और O के बीच का बॉन्ड टूटा, कार्बन के 2 बॉन्ड टूटेंगे, CH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो इसलिए अटैक कहाँ पे करेगा बोलो, ये अटैक करेगा पैरा पोजीशन के फिनोल की पैरा, इसलिए हमने इनको रिवर्स करके लिख रखा है।
तो देखो वाटर लॉस हुआ, नए बॉन्ड बन गए, देखो ये नए बॉन्ड बन गए यहाँ पे, तो प्रोडक्ट कॉल्ड फिनोप्थलीन, इसको क्या कहते हैं बोलो, फिनोप्थलीन, और इट एक्ट एज द इंडिकेटर। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं फिनोल की न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है ये भी, कि फिनोल के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में लेके अगर हम न्यूट्रल FeCl3 डालें तो न्यूट्रल FeCl3 लाइट येलो कलर का होता है, तो डालते ही साथ रिएक्शन हो जाती है, कोई अलग कलर आ जाता है। अगर फिनोल है तो, अगर फिनोल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो अलग कलर का ही आना वो डिटेक्ट करता है कि जो आपका कंपाउंड है वो फिनोल है या सब्सटीट्यूटेड फिनोल है। देखो ये फिनोल है, एसिडिक नेचर होता है, देखो O नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं FeCl3 के साथ तो Cl नेगेटिव होता है, देखो 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कोई 3 है। Fe के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज। O के ऊपर क्या है बोलो, 1 नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये 1 नेगेटिव है, Fe के ऊपर +3 है, तो इसका हमें थ्राइस करना पड़ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यही वो कॉम्प्लेक्स है जिसका कि कोई अपना कलर होता है, और इसी कलर से हम पहचान करते हैं फिनोल की। तो फिनोल के अंदर जब हम FeCl3 डालते हैं तो एक कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ये होता है, उसकी ये स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से हमने स्टडी की आपकी डिफरेंट रिएक्शन ऑफ दी फिनोल। तो आप इन डिफरेंट रिएक्शंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे बने उनको बड़े अच्छे से आप समझ के याद करें, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करें। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट आपकी रिएक्शंस अब देखी आपके फिनोल्स की, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।